नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। मैं एक पीडियाट्रिशियन नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ, जो अमृता हॉस्पिटल में आज मैंने सोचा है कि विल टॉक अबाउट कोरोना वायरस। क्या हुआ है, कोरोना के इन्फेक्शंस के केसेस दोबारा आने लगे हैं और इस बार ये डिफरेंट इसीलिए हैं कि ये बच्चों में ज़्यादा आ रहे हैं। बड़े आदमियों को वैक्सीन मिल गया था, इसीलिए उनको केसेस कम हैं और बच्चों को वैक्सीन मिला नहीं है। तो केसेस ज़्यादा होने के बाद भी और अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चों के अंदर कोरोना कम सीरियस होता है। लगभग 1/4 इन्फेक्शन बच्चों के अंदर होते हैं, बट जो अगर हम कहें कि बच्चों को एडमिट करने की ज़रूरत होती है, वो टोटल केसेस के 2% ही होते हैं। उसके कई सारे रीज़न हैं, बट अगर हम बताएं कि बच्चों के अंदर क्या परेशान करते हैं, छोटे बच्चे कुछ हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। कुछ हाई रिस्क ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं, लेस देन 2-3 महीने से कम के बच्चे, या फिर वो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम रहा है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या जो बच्चे प्रीटर्म हुए थे, या वो बच्चे जो ओबीस हैं, ओबीस मतलब मोटे हैं अपनी उम्र के हिसाब से, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कोरोना बच्चों में कैसे परेशान करता है? कोरोना के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है जब उसको इन्फेक्शन हो रहा है, एक्टिव कोविड कहते हैं। यूजुअली किसी आदमी के कॉन्टैक्ट आने के बाद 6 से 10 दिन के बीच में कोरोना का इन्फेक्शन बच्चों में आता है, जो सिम्टम लाता है। शुरू में हल्का सा बुखार आएगा, जुकाम आएगा। इस छोटे-छोटे जो नॉर्मल वायरस से डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। हम मेरे डॉक्टर से कहते हैं कि कोविड है या नहीं है, कोई बता नहीं सकता शुरू में। बट कई सीरियस बीमारियां होती हैं जो वायरस के अलावा बैक्टीरिया से होती हैं, उसको बताना आसान होता है विद हिस्ट्री ओनली। समटाइम इट्स डिफिकल्ट, तो हम उसके अंदर टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो 3 फेजेस हैं। पहला है एक्यूट कोविड, जिसके अंदर ये बुखार, जुकाम, हल्का सा डायरिया हो सकता है। फिर पल्मोनरी सिम्टम्स आते हैं बाद में, सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चे को बोलने में तकलीफ होती है। उसके बाद में इन्फ्लामेटरी फेज आता है, जो सच में कोरोना में बच्चों को परेशान करता है। और कई बार होता है कि ये इन्फ्लामेटरी फेज बहुत लेट आ रहा होता है, मतलब जिस दिन जुकाम खांसी हुआ है उससे हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते बाद भी आ रहा होता है। बच्चों में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एडल्ट को वैक्सीनेशन है, बट न्यूबॉर्न को या फिर बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं है। तो हमें पता कैसे चले कि कोरोना है या नहीं है? जनरली हम कहते हैं कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कोरोना स्पेसिफिक हैं, हालांकि उनको नॉर्मल वायरल से डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। बट अगर वो प्रोलॉन्ग हो या सीरियस होते हो तो हम कोरोना को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मोर देन 50% चिल्ड्रन, 50% से ज़्यादा बच्चों को खांसी और बुखार होगा। खांसी और बुखार शॉर्ट हो सकता है, 1-2 दिन का ही हो सकता है। 25% से ज़्यादा बच्चों को जुकाम होगा, हर शरीर में दर्द होगा, और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको सूंघने की शक्ति भी जा सकती है। सोर थ्रोट हो सकता है, गले में हल्का दर्द हो सकता है। कुछ 10% लगभग बच्चों को डायरिया, वॉमिटिंग और पेट में दर्द हो सकता है। रैश और हेडेक बच्चों को बहुत कम होता है, हालांकि अभी कह रहे हैं कि 20% न्यूरोलॉजिकल साइंस हो सकते हैं। 20% न्यूरोलॉजिकल साइन मतलब चक्कर आना, दर्द होना, थकान महसूस होना, ये सब कोरोना के साइन हैं। कोरोना को और नॉर्मल वायरल को डिफरेंशिएट करना सच में बहुत मुश्किल होता है। कभी जब सीवियर कोरोना होता है इट्स इजी, बट वैसे बहुत मुश्किल है। सभी वायरस के अंदर जुकाम होता है, खांसी होता है, बुखार होता है। यूजुअली 3rd डे में इम्प्रूव कर जाता है, बट अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा 3rd डे तक और इट्स गेटिंग वर्स, देन वी शुड थिंक ऑफ आइदर अ कोविड इन्फेक्शन और समथिंग डिफरेंट, सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। सभी माँ बाप हमसे आगे पूछते हैं कि क्या मैं कोरोना के लिए परेशान हूँ। जनरली कोरोना एक सिंपल वायरल डिजीज़ है जो 90% तक किसी बच्चे को परेशान नहीं करता। 10% बच्चे को ये तकलीफ करता है, जिसमें से एडमिशन की जरूरत मुश्किल से 1 या 2% को होती है। और एडमिशन के बाद भी किसी को वेंटिलेटर या फिर आईसीयू में जरूरत पड़ती है, वो 0.5% है। तो इसीलिए कोरोना से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को जिसको कोरोना सीवियर होगा उसको परेशानी होगी, और किस बच्चे को परेशानी हो सकती है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई बच्चा समय से पहले हुआ है, उसका वजन बहुत कम रहा हो, या बच्चा 1 महीने से पहले का है, या बच्चा को पहले से ही सांस की तकलीफ रहती है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, या बच्चे को मोटापे से है, उन बच्चों को कोरोना परेशान करता है। एक सब ग्रुप कहते हैं हम लोग, एडोलेसेंट सब ग्रुप, उनको भी कई बार कोरोना परेशान करता है, उनको सीरियस हो सकता है। अभी हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, किसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ, कि किस बच्चे को दिक्कत ज़्यादा है। अगर कोई बच्चा 3-4 महीने से कम है और बुखार उसका उतर नहीं रहा है, 3-4 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया, और बुखार भी 100 से ऊपर जा रहा है बार बारी, बच्चा सुस्त होता जा रहा है, बच्चा दूध पीने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हम कैसे कहें सांस लेने में तकलीफ है? अगर किसी 1 महीने से कम के बच्चे की सांस
1 मिनट में 60 से ज़्यादा हो, या फिर सांस लेने में गड्ढे पड़े, या नाक फूले, जैसे ऐसे नाक फूले, छाती में गड्ढे पड़े, या उसको सांस लेते टाइम आवाज़ आए, या बच्चा सुस्त हो जाए, कन्फ्यूजन हो, आप उठा रहे हो बच्चा उठ नहीं रहा है, दूध कम पी रहा है, उसको सोने जागने में तकलीफ हो, छाती में दर्द हो, बच्चे को बहुत वॉमिटिंग है, दूध नहीं पी पा रहा है, और दूध ना पीने की वजह से बच्चे को पानी की कमी होने से पेशाब भी कम आ रहा है, तो हम कहेंगे ये परेशानी है, ये बच्चा इज़ नॉट डूइंग वेल, इसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, इसको हो सकता है एडमिट भी करने की ज़रूरत हो। हमको ऐसे बच्चों को एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और अगर सीरियस है तो PICU में एडमिट करना चाहिए। कोरोना का जो मेजर ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव, कभी कभी ड्रग्स की जरूरत भी पड़ सकती है, तो कोरोना से डरना नहीं, बट अगर कोरोना सीरियस होता दिखे तो उसको जरूर एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। डोंट स्टे बैक। और कोरोना को सिंपल वायरल से डिफरेंशिएट से उसकी सीवियरिटी कर सकती है, हालांकि और भी वायरल भी सीरियस हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द सीवियर वायरस वी हैव सीन इन वन लास्ट सेंचुरी। अभी काफ़ी माँ बाप मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं क्या मेरे बच्चे को कोरोना हो सकता है। किसी भी आदमी को कोरोना हो सकता है। किस स्पेशल सब ग्रुप को कोरोना ज़्यादा हो सकता है? अगर आपके घर में किसी को भी बुखार, खांसी, जुखाम, डायरिया अगर ऐसा है और एक से ज़्यादा मेंबर को है तो पॉसिबली वो वायरल और पॉसिबली वो कोरोना हो सकता है। कोरोना न्यूबॉर्न को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है। हम कैसे कोरोना टेस्ट करें, किसका कोरोना टेस्ट करें और किसको भर्ती करें? तो अगर किसी बच्चे को बुखार आ रहा है और जुखाम भी साथ में है या फिर और कोई सिम्टम है और साथ में कोई और मेंबर भी अफेक्टेड है जिसको जुखाम खांसी बुखार हो रखा है, उसको कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। कोरोना टेस्टिंग बहुत चीप हो गई है। जैसे कोरोना एंटीजन 50 से 100 रुपये का हो जाता है, कोरोना RT-PCR समवेयर अराउंड 300 to 500 रुपीज़ में हो जाता है। और ये सिर्फ गले से करना है, खून निकालना नहीं है, तो टेस्ट करना भी आसान है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पास एक डायग्नोसिस होगी और कल को बच्चे को पता नहीं चल रहा क्या इन्फेक्शन है तो हम उसको सही टाइम पे देख सकते हैं और फालतू टेस्टों से बच भी सकते हैं। तो कोरोना एंटीजन, कोरोना RT-PCR किसका टेस्ट करें और किसको भर्ती करें? तो मैंने आपको बताया जैसे पहले कि इनको जो सारे सिम्टम्स आते हैं उनको टेस्ट करना चाहिए। भर्ती कैसे करें? I'll say troubles. There are few troubles that will, if a child has trouble breathing, if the child has a trouble feeding, if the child has a trouble talking, if the child has a trouble sleeping, if the child has a trouble waking up, if the child has a fast heart rate, then we should get this child admitted to hospital, possibly a PICU also. अगर किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, किसी बच्चे को बात करने में दिक्कत है, अगर किसी बच्चे को खाने में दिक्कत है, अगर किसी बच्चे को सोने में दिक्कत है, सोने के बाद उठने में दिक्कत है, अगर बच्चे का दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, बच्चे को पेशाब कम आ रहा है, तो इसका मतलब वो बच्चे को सीरियस हो रहा है। उस बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत है, उस बच्चे को हॉस्पिटल की ज़रूरत है और किसी अच्छे PICU की भी ज़रूरत है। क्योंकि कोविड बहुत फैला हुआ है और असलियत में कोविड की, माइल्ड कोविड की तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही देने की ज़रूरत है। जनरली घर में हम कैसे अगर किसी का कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो हम कैसे मैनेज करें? सी वी हैव टू मैनेज देम सिंपली विद एंटीबायोटिक्स, मतलब बुखार की दवाई देनी है। और बुखार की दवाई कितनी देनी है? क्या हमें बुखार बिल्कुल नॉर्मल करना चाहिए? नोबडी शुड डिज़ायर टू गेट अ वेरी नॉर्मल टेम्परेचर, कि भाई उसका टेम्परेचर 98 आ जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं बच्चा कंफर्टेबल हो जाए। और एनी फीवर लेस देन 102 इज़ अ एक्सेप्टेबल फीवर टू अस, एंड लेस देन 100 इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। अगर बच्चे का 99.5 के करीब रहता है और बच्चा कंफर्टेबल है, जो बच्चा खाना खा रहा है, तो हमको बहुत टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर बुखार के लिए सबसे अच्छी दवाई पैरासिटामोल है। हाउएवर अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है जो पैरासिटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो दूसरी मेडिकेशन है, बट वो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लेनी है, अपने आप से नहीं लेनी। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा अच्छी तरह पानी पीता रहे। पानी पीने का फ़ायदा ये रहेगा, किडनी परफ्यूज रहेंगी, किडनी की तरफ पानी जाता रहेगा और यूरिन आते रहेगा, जिसकी वजह से उसको जो दिक्कत हो सकती है वो नहीं होगी। पानी के अलावा हम ORS दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, लिक्विड फूड दे सकते हैं। जब बच्चा बीमार होता है तो खाना जब कम खाता है तो ऐसा नहीं है बीमार बच्चा सारा खाना खा लेगा, बट इफ़ द बेबी इज फीडिंग मोर देन 50%, अगर 50% से ज़्यादा खा रहा है तो ठीक। और उस टाइम में हम जो उसको बच्चे को पसंद है, जैसे दलिया, खिचड़ी या कुछ और चीज़ पसंद आ रही है, वो दे सकते हैं। सिंपल होम कुक फूड शुड बी गिवन। जुखाम किसी को है तो यू कैन आस्क द डॉक्टर फॉर एनी एंटीहिस्टामिनिक लाइक सिट्राजिन जैसी दवाई दे सकते हैं, पर अपने आप से देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस दवाई भी हो सकती है अगर सही मात्रा में नहीं दी जाए। तो व्हाट वी हैव टू डू, सम कोल्ड मेडिकेशंस,
थोड़ा पैरासीटामोल, फ्लूइड्स एंड स्पंजिंग। स्पंजिंग शुड बी गिवन ओनली आफ्टर पैरासीटामोल, नहीं तो कई बार स्पंजिंग से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो बच्चे का ध्यान रखें। अब ये कैसे ध्यान रखें कि बच्चे को, अगर मान लो हमारे घर में किसी आदमी को कोरोना हो रखा है, तो हम कैसे ध्यान रखें कि बच्चे को कोरोना ना हो। पॉसिबल है कि अगर घर में किसी को कोरोना हो रखा है तो बच्चे को भी हो जाए, बट देयर आर वेज टू प्रिवेंट इट ऑल्सो। पहली बात तो घर में जितने एडल्ट हैं उनको वैक्सीनेट करा लीजिए। वो लोग जिसको भी कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर किसी वायरल के सिम्टम्स है पर से, वो मास्क पहन ले, बच्चे से दूरी बना के रखे। अगर मदर को है तो मदर मास्क पहन के ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं, और हर ब्रेस्ट फीड साइकिल के अंदर अपने कपड़े भी चेंज कर सकती है। अगर कोई है उनकी टेक केयर करने के लिए तो मदर थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकती है। अपने रूम को, अपने घर को वेंटिलेटेड करके रखना है, सफाई रखनी है, हैंड हाइजीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ कोविड स्प्रेड फ्रॉम हैंड। इनफैक्ट बहुत सारी इन्फेक्शन हाथ धोने से सही हो जाती हैं, और ये सभी धर्मों के अंदर है। हिंदू धर्म के अंदर साथ जो भी हम भजन करते हैं या फिर कोई यज्ञ करते हैं उसके अंदर हाथ धोते हैं। मुस्लिम्स अपना पूजा करने से पहले हाथ धोते हैं। क्रिश्चियंस दे गेट द होली वाटर, बाथ भी करते हैं। तो दिस इज शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हैंड वॉशिंग इज मैंडेटरी। इफ हैंड वॉशिंग पॉसिबल नहीं है या फिर बार बार है तो सैनिटाइजर को यूज कर सकते हैं। तो दे आर द रियल सेवियर फॉर कोविड, स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। जनरली बच्चों के अंदर कोविड माइल्डर होता है एडल्ट के कंपेरिजन में, और लेस देन 2% रिक्वायर एडमिशंस। बट certain babies, especially the high risk babies, might develop MIS-C. What is MIS-C? MIS is multi-system inflammatory syndrome in children. और ये क्या होता है कि अपना शरीर ही, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अपने शरीर के अंगों को खाने लगती हैं, उसको अटैक करने लगती है। जो डिफरेंट अंग हैं, जैसे किडनी हुई, लिवर हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ब्रेन हुआ, लंग्स हुए, वहाँ अफेक्शन होने लगती है। उससे अगर लंग इफेक्टेड है तो सांस फूलता है, अगर पेट इन्फेक्शन है तो डायरिया होने लगता है, स्किन हो जाती है तो रैश हो जाता है, किडनी है तो यूरिन कम हो जाता है, ब्रेन में दौरे पड़ सकते हैं। इट कैन हैपन टू एट एनी फ्रीक्वेंसी, बट मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी रहते हैं। तो हम कब कहेंगे कि MIS-C की तरफ जाने लगा है? जब मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होने लग जाए। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट का मतलब बुखार 3 दिन से ऊपर चल जाए, उसको कोविड की हिस्ट्री हो, उसके अंदर आप जो हम इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कहते हैं जैसे CRP, प्रोकैल्सिटोनिन, इंटरल्यूकिन्स, डी डाइमर, ये बढ़ जाएं, स्किन में रैश हो जाएं, अगर किसी धड़कन बढ़ने लग जाए या फिर यूरिन कम हो जाए, हाथ पैर ठंडे होने लग जाएं, या उसको परसिस्टेंट डायरिया मतलब लूज टूल होने लग जाए, बट उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए या हेडेक होने लग जाए, इनमें से 2 सिम्टम अगर आते हैं तो वो कहते हैं दिस चाइल्ड माइट गो इनटू सीवियर कोरोना इन्फेक्शन, कोरोना डिजीज और MIS-C। हमको कब इनको एडमिट करना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे का बिहेवियर अबनॉर्मल है, जो बच्चा पहले खेलता था अभी थोड़ा सुस्त हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, उठाने पे उठ नहीं रहा है, वो हो सकता है कि उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर बच्चे को दूध पीने में तकलीफ है, अगर वो पता कैसे चलेगा, अगर किसी का यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो हो सकता है उसको किडनी अफेक्ट होने लगी हो। अगर बच्चा एग्जॉस्ट हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चलने में दिक्कत होती है, तो हो सकता है उसको सांस में तकलीफ आ रही हो। अगर उसकी नाक फूल रही है, छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं या हाथ पैर नीले हो रहे हैं तो इसको मतलब उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शरीर का कम हो रहा है। अगर किसी को परसिस्टेंट फीवर है, वो भी एक कॉज हो सकता है कि हाँ इसको एडमिट करो। अगर किसी को और कोई डिफरेंट सिम्टम है जो लग रहा है कि नहीं ये दीज आर नॉट नॉर्मल, दैट चाइल्ड शुड गेट एन ओपिनियन ऑफ अ प्रॉपरली रेड पीडियाट्रिशियन, ट्रेन्ड पीडियाट्रिशियन एंड गेट एडमिटेड। क्योंकि सीरियस डिजीज का ट्रीटमेंट है स्पेशली IVIG और स्टीरॉइड, बट ये स्टीरॉइड को लेफ्ट राइट सेंटर नहीं यूज करना है। इट शुड नॉट बी यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ सीरियस इन्फेक्शन। Only if serious disease, severe symptoms appear, they should be used only in PICU, not in OPDs. काफ़ी पेरेंट्स में से पूछ रहे हैं कि can we travel during this pandemic? See, it is always advisable if you stay back at your house. But अगर if the travel is mandatory, तो आप पब्लिक प्लेस पे जब भी जाते हैं तो मास्क करें, और बच्चे को भी पॉसिबल हो तो मास्क पहनाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन स्प्रेड बाई ड्रॉपलेट। एक आदमी को जुकाम खांसी है वो या फिर बोलता है तो वो ड्रॉपलेट बाहर आते हैं, जिसको हम हाथ से टच कर लेते हैं और वो अपने मुंह में चले जाते हैं, नाक में चले। कभी कभी हम सांस लेते हैं, उसके अंदर ड्रॉपलेट चले जाते हैं। तो इफ़ पॉसिबल जहाँ भी आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं वहाँ पर आप मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें हमेशा बिफोर टचिंग
After touching any surface, you should always sanitize. Always sanitize. तो travel should be restricted. अभी during this now it's the third phase of pandemic now. तो इसके अंदर जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो इफ़ पॉसिबल यू स्टे बैक. अगर नहीं पॉसिबल है तो यू टेक द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड देन गो अहेड विद योर ट्रेवल. बट अपने साथ में, बिकॉज सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर इफ द बेबी डेवलप फीवर, सम मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड. यू गो टू योर पीडियाट्रिशियन फॉर फीवर मेडिकेशन, फॉर वॉमिटिंग मेडिकेशन, सम डायरिया मेडिकेशन, सम ORS, सम लिक्विड्स. और अगर ड्यूरिंग ट्रेवल यू गेट स्टक, then you give baby more liquid and keep the fever normal so that the child is not very irritable, and get a pediatrician review as soon as possible. कोविड का क्या इलाज है? क्या कोविड लाइलाज है? सी, सबसे अच्छा इलाज तो प्रिवेंशन. जनरली कोविड सिम्टोमेटिक नहीं होता, बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और जो सिंपल पैरासीटामोल ORS से मैनेज हो सकता है. कुछ दवाइयाँ जो हम जनरली देते हैं, एवरी फीवर इज़ नॉट बैक्टीरियल फीवर, एंटीबायोटिक्स आर फॉर बैक्टीरिया. कोविड में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, सप्लीमेंट्स का कोई खास मेजर रोल नहीं है. ORS देना चाहिए ताकि ORS फ्लूइड, छाछ, लस्सी, एनी फ्लूइड जो बच्चे का हीमोडायनेमिक्स को मेंटेन करे, यूरिन आउटपुट को मेंटेन करे, जो बच्चे को BP कम ना होने दे, तो फ्लूइड देना चाहिए. मैंने पहले भी बताया था एक बारी, स्टीरॉइड्स को देने का लेफ्ट राइट सेंटर मतलब नहीं है. स्टीरॉइड्स आर डेंजरस मेडिकेशन. दे आर टू बी यूज्ड विद इफ प्रिस्क्राइब्ड बाय ट्रेन्ड पीडियाट्रिशियन ओनली. सीरियस कोरोना जब होता है, अगर सांस की तकलीफ है तो उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए होती है. अगर BP कम हो रहा है तो BP की दवाई दी जाती है. और IVIG और स्टीरॉइड करके 2 दवाई हैं जो सिर्फ PICU में ओनली इफ द डिजीज गेट सीवियर जब भी देना चाहिए. उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है. एंटीवायरल ट्रीटमेंट रेमडेसिविर और एंटीवायरल ट्रीटमेंट दी जाती है इफ़ द कोविड गेट वेरी सीरियस. अगर कोविड बहुत सीरियस है और बच्चे को एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर उसके ऑर्गन डिस्फंक्शन होने लगे हैं, या फिर उसको वेंटिलेटर पर या फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. होप यू लाइक दिस वीडियो. तो कोरोना फैल रहा है. इट इज़ मोस्टली नॉन सीरियस. सम ऑफ देम माइट गेट सीवियर डिजीज. तो कीप सेफ, कीप योर चाइल्ड हेल्दी. और अगर हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है. टेक अ कंसल्टेशन ऑफ अ पीडियाट्रिशियन. और पैरासीटामोल एंड फ्लूइड्स आर द मेन स्टे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना एंड फीवर्स. थैंक यू.